कॉलेज से थकी हारी जब सुधा घर आई तो उसकी थकावट और बढ़ गई। जहां देखो चीजें बिखरी पड़ी थी। आलोक कुछ बनाने में 3 बर्तन खराब करके वहीं प्लेटफॉर्म पर सरका गया थे। मसालादानी खुली रखी थी और आलू प्याज के बिखरे छिलके जैसे उसका मजाक उड़ा रहे थे। निखिल को भी जब तक घर में रहा अपने अंडरवियर और बनियान बाथरूम में ऐसे ही छोड़ देने की आदत थी, चाहे उन्हें मम्मी धोए या बाई। अरे हाँ, बाई के लिए तो कोई विकल्प ही कहाँ है। वह तो 20 दिनों से छुट्टी पर है। अच्छा है कि बाइयों को छुट्टी तो मिल जाती है। घर की बात छोड़े, सुधा को तो एक छुट्टी के लिए प्रिंसिपल के कैबिन के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोई ठोस वजह बताना होता है, तब भी छुट्टी मिल जाए तो गनीमत है। और आलोक की तो बात ही नहीं डाली है। उनका वश चले तो खाना भी पलंग पर ही खाए। न्यूज़पेपर पूरे कमरे में बिखरा देते हैं, जैसे कोई मशीन को सारे पुर्जे खोले बिना ठीक नहीं कर सकता। उसी तरह वे न्यूज़पेपर को भी अलग अलग पेज करके पढ़ते हैं और सारे पेज यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं। सुधा को इस आदत से बड़ी चिढ़ होती है। उसे न्यूज़पेपर पढ़ना होता है जो तारीख देख देख कर पहले सारे पेज जोड़ने होते हैं। नहीं तो तीसरा पेज 4 दिन पहले का पढ़ो और छठा पेज पिछले महीने का। इसी झंझट के कारण वह अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पाती। उसके कॉलेज जाने के बाद ज़रूरत होने पर आलोक चाय बनाकर तो पी लेते हैं, पर चाय पिए कब किसी जगह रखना है पता नहीं। कम से कम चीज़ों को अपनी जगह पर तो छोड़ा जा सकता है ना, कि उसमें भी भारी मेहनत लगती है। सुधा एक साफ सुथरे व्यवस्थित घर की कल्पना में ही प्रौढ़ हो गई। वह कभी कभी अपनी यह चिढ़ प्रकट करने से रह नहीं पाती और तब उसे तड़ाक से आलोक की ओर से जवाब मिलता, अरे तो ठीक है ना, तुम भी मत करो, पड़ा रहने दो यूं ही सब। और नहीं तो फिर बड़बड़ाओ मत। मम्मी पता नहीं क्यों टेंशन लेती रहती हैं। अरे निखिल, मम्मियों की तो आदत होती है कुछ ना कुछ मीन मेख निकालने की, पर कोई दिल से नाराज थोड़ी होती है। आलोक और निखिल की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं, सारी बातें सहज और आम है, लेकिन सुधा को अब ये ही बातें पीड़ा देने लगी हैं। पहले जिन बातों को वो मजाक मानकर मुस्कुरा भर देती थी, वे असहज व चुभने वाली होने लगी हैं, क्योंकि इनमें वह संवेदना और अपनापन नहीं है जिसकी जरूरत सुधा को अब ज्यादा महसूस होने लगी है। वह अक्सर थकान महसूस करती है, जो काम से उतनी नहीं होती जितनी सबकी लापरवाही से। उसके अकेलेपन और परेशानियों के प्रति उदासीनता से यह कुछ उम्र का प्रभाव है और कुछ उम्मीदों के धूमिल हो जाने का। बेटा निखिल जो मम्मी की हर परेशानी का बहुत ध्यान रखता था, मम्मी को पास बिठाए बिना वह खाना तक नहीं खाता था। उसके पापा तो उसे मम्मी का बेटा कहकर बुलाते थे। जॉब और शादी के बाद जैसे भूल ही गया है। सुधा ही फोन करती है तब उसे ध्यान आता है, ओ मम्मी आजकल काम बहुत ज्यादा है, बहुत बिजी रहता हूँ। काम ज्यादा होना बेध्यानी का कारण नहीं होता, इसे सुधा महसूस कर सकती है। निखिल कहता है, मम्मी आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए, समय बदल रहा है, अब उतने छोटे तो नहीं रहे। सुधा क्या यह सब जानती नहीं? वह भी जॉब करती है, जानती है समय के साथ कुछ बदलाव आते ही हैं, पर बदलाव का मतलब प्यार और रिश्तों की ऊर्जा खत्म होना तो नहीं है। आलोक को तो ऑफिस और दोस्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती। सुधा को यह भावनात्मक अकेलापन अखरता है। कॉलेज में स्टाफ की सहकर्मियों की बातें उसकी इस अनुभूति को और भी मजबूत बना देती हैं, जो बड़ी निश्चिंतता के साथ अपने घर और बेटियों के बारे में करती रहती हैं। मेरी बेटी सिंगापुर में बड़ी कंपनी में है, मैनेजर है, पर सोने से पहले जब तक मुझे फोन नहीं कर लेती तब तक उसे चैन नहीं। प्रीति कहती है, भाई मैं तो बहुत मजे में हूँ, जब घर पहुँचती हूँ मुझे चाय का कप तैयार मिलता है। रेखा कहती है, मेरी बेटी रिया मेरी हर बात का बड़ा ध्यान रखती है, मम्मी को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। अगर ज़रूरी लगता है तो टोकना भी नहीं भूलती है कि मम्मी रात में कितने बजे तक काम करती रहती हो, तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी ठंडी रोटी क्यों खा रही हो? मम्मी रात को थोड़ा दूध भी लिया करो, पापा भी तो लेते हैं ना। अरे मुझे तो यह भी नहीं सोचना पड़ता कि मुझे कब क्या पहनना है। महिमा बीच में ही बोल उठती है, हमारी नेहा जितनी पढ़ाई में आगे है उतनी ही कला पारखी भी है। मेरे कपड़ों को सिलेक्ट वही करती है, जिनका डिजाइन और क्वालिटी आप सब देखती ही हैं, और वह उतनी जिम्मेदार भी है। भाभी का मुंह नहीं देखती, कॉलेज जाने से पहले अपने और मेरे आधे काम निपटा जाती है। यही नहीं, लाइट बिल वगैरह भी वही भराती है। अपने पापा को भी परेशान नहीं होने देती जरा भी। सुप्रिया कहती है,
मेरे घर में बेटा नहीं है। सच कहूँ, पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मेरी बेटी और दामाद के व्यवहार ने मेरा वह दुख जाने कब का मिटा दिया है। बेटी तो अपनी है ही, पर दामाद भी अपनी माँ से ज्यादा मेरी चिंता करता है। देखा जाए तो लड़कों का सुख तो बचपन तक ही है, और ज्यादा समझो तो शादी होने तक। शादी के बाद अब लड़कियां नहीं, लड़के पराये हो जाते हैं। बेटियां तो शादी के बाद भी अपने माता पिता का कितना ख्याल रखती हैं। मिसेस शर्मा आज जैसे सुधा को सुनाने के लिए ही बड़े गर्व से कह रही थी। उनके पास एक से बढ़कर एक डिजाइन के पर्स और डिजाइनर ड्रेसेस हैं। सब उनकी बेटी लंदन से भेजती रहती है। और दूर क्यों जाए, सुधा की अपनी बहू निधि भी तो अपनी मम्मी का कितना ध्यान रखती है। जब तक फोन पर मम्मी से बात नहीं कर लेती सोती नहीं है। मम्मी को कितने अपनेपन से हिदायतें देती रहती है। समधन जी की जरा भी तबीयत खराब होने पर नाराज होती है, पर उस नाराजगी में भी कितना प्यार रहता है कि मम्मी, आलू और चिकनाई कम से कम खाया करो कि बीपी कैसे बढ़ गया। चिंता कर रही होगी, जरूर पापा ने कुछ कह दिया होगा, तो मत सुना करो किसी की बात। मैं भाई और भाभी को भी समझाऊंगी। उनके लिए क्या मम्मी का ध्यान रखना जरूरी नहीं है? और नहीं तो कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ, मन लग जाएगा। और जब भी निधि की मम्मी यहाँ आती है, उसका उल्लास देखते ही बनता है। निखिल की भी हर कोशिश यही रहती है कि वे खुश रहे। उनकी इच्छाओं और सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है। उसके लिए इतना कौन कहाँ सोचता है। सचमुच बेटी माँ के लिए ससुराल में रहकर भी कितना सोचती है, और करती भी है। कितना प्रेम होता है दोनों के बीच। सुधा ने पहले इन बातों पर कभी गौर नहीं किया, पर अब थके हारे तन मन के कोने से एक आवाज गूंजती है। काश आज उसकी बेटी होती तो। बेटी कुछ नहीं भी करती तो भी इतनी लापरवाह नहीं होती। माँ के साथ सहानुभूति तो रखती ही। सुधा का दिल दिमाग एक गहरे खालीपन से भर जाता है। अंदर से एक तड़प सी उठती है। काश यह सब उसने तब सोचा होता, अपनी बेटी की अच्छी देखभाल की होती। आह! सुधा अनायास ही जैसे अतीत की गहरी गुफा में चली गई। गुफा के अंधेरे में भी स्मृतियों की चिंगारियां चमक उठती है। गरम झुलसाता हुआ सा उजराला। 25-26 वर्ष का सूखा घाव जैसे फिर हरा होने लगा। सुधा की शादी उस उम्र में हो गई थी जब वह शादी के सही मायने भी नहीं समझती थी। शादी यानी सपनों के राजकुमार का आना, और उसे अपने साथ एक सुंदर दुनिया में ले जाना। उस राजकुमार ने मन की कच्ची दीवार पर जाने क्या लिखा कि बस वहीं वह रह गया सुधा की दुनिया में। वह दिन कहे तो सुधा को दिन ही दिखे, भले ही शाम या रात हो। ये एक अच्छी पत्नी का धर्म माना जाता है। जब वह पहली बार पेट से हुई तो आलोक ने उसे खुशी के मारे गोद में ऊपर उठा लिया और झूमते हुए कहा, मुझे तो बेटा चाहिए, मेरा शेर जिसे देख मेरी छाती चौड़ी हो जाए। आलोक की ऐसी लालसा देख सुधा ने भी भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा ही हो। वह बचपन से ही सुनती और देखती भी आ रही ही कि उसके गांव में पहला बच्चा बेटा होने की ही उम्मीद की जाती थी। लड़की होने पर बहुओं को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता था। उसके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव होता था। ना उनकी देखभाल होती और ना बच्ची की। जबकि बेटे के जन्म पर तोपे गोले चलवाए जाते, मिठाइयाँ बांटी जाती, गीत गाए जाते। रीता भाभी को जब बंटी हुआ था, उन्हें पानी में हाथ भी नहीं डालने दिया जाता था। पोते की फरुआ कच्छी तक दादी खुद धो डालती थी। हर समय रीता भाभी के दरवाजे पर अंगारे सुलगते रहते थे। बुरी हवा से बचने के लिए उसमें गंधक पाउडर डाला जाता था। हर किसी को रीता भाभी के कमरे में आने की इजाजत नहीं थी। नवजात की कोमल कलाई में नजर से बचने के लिए हींग राई बंधा काला कपड़ा बांध दिया गया था। रीता भाभी को महीना भर सोट के लड्डू और दूध मलाई दिया गया था। 1.25 महीना तेल मालिश करवाई गई थी और धूमधाम से उसका बरही किया गया था। लड्डू बांटे गए। उसके दिमाग में यह सब स्थायी हो गया। शादी के बाद ससुराल में वह सोच और पुष्ट हो गई। जब सास के मुंह से भी कई बार सुना कि बिटिया 60 तो बाप की नाट। फिर बेटी जन्म के साथ 10 जंजाल लाती है। उसकी रखवाली करो, घर और वर तलाशो, 10 जगह की खाक छानो, लड़के वालों के तमाम नखरे सहो, भारी भरकम दहेज दो,
उस पर भी बेटी ससुराल में सुखी नहीं तो जीवन भर का कलेश। बस पहली बार एक बेटा हो जाए, फिर बाद में कुछ भी हो। अगर बेटी हो गई तो? एक दिन सुधा ने आलोक के बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा। इस बहाने वह आलोक के मन की थाह लेना चाहती थी। आलोक ने भी मजाक के बहाने सच उगला। तो माँ बेटी दोनों को घर से निकाला हो जाएगा। अगर उसे बेटी हुई तो सबसे पहले तो आलोक की नजरों से गिर जाएगी वह। सुधा मन ही मन यह सोचकर सिहर उठी थी। हमारे समाज में औरत के लिए पति की स्वीकृति और सहमति कितनी जरूरी होती है। बेटी के जन्म की कल्पना से ही उसका सुंदर सपना बिखर गया। जैसे पुल टूटने पर यातायात अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर सचमुच ही ऐसा हुआ तो? और सचमुच वही हो गया। हॉस्पिटल में कई घंटों तक पीड़ा की कई लहरों के गुजरने के बाद नन्ही सी रुलाई फूटी तो डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, लक्ष्मी आई है। सुधा को पल भर को एक अपूर्व सा एहसास हुआ, पर वह दूसरे ही पल उसके कानों में एक रूखी सी आवाज आई, मुसीबत आई तो काहे की बधाई। सास ने मुंह बनाकर कहा और घर चली गई। पति आलोक भी उसे निराशा भरी नजरों से देखते हुए उसे अकेले ही छोड़ चले गए। वैसे ही जैसे हारा हुआ चुनाव परिणाम मिलने पर समर्थक चले जाते हैं। सुधा को घबराहट महसूस हुई, जैसे कि वह कोई गंभीर गुनाह कर बैठी। हॉस्पिटल में रह गई थी आलोक की मामी जी। कोई बात नहीं बहू, आलोक की मामी ने समझाया सुधा का उतरा चेहरा देखकर। बच्चा जब सामने रहता है तो बेटा हो या बेटी प्यारा लगने लगता है। तीसरे दिन ही छुट्टी करवाकर घर भी उसे अकेली जेठानी लेकर आई। घर पर ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे कि बिजनेस में कोई बड़ा घाटा हो गया हो या किसी ने सारी संपत्ति चोरी हो जाने का समाचार दे दिया हो। हॉस्पिटल से छुट्टी कर सुधा घर पहुंची तो जच्चा के आगमन और स्वागत की कोई तैयारी नहीं की गई। मिठाई और गीत बधाई का तो प्रश्न ही नहीं। उसे याद है कि निखिल के आगमन पर कितने पटाखे चलाए गए थे, कितनी धूम थी घर में। इस बार माहौल एकदम शांत था, कोई चहल पहल नहीं थी। बस नहाने के लिए नीम का पानी उबाल दिया। नहाने के बाद सुधा को हल्के फुल्के नाश्ते के बाद चाय दी। ना मेवा गुड़ ना हरीरा। सुधा के मन में एक चुभन सी हुई। एक बच्ची को जन्मने के कारण वो अपने ही घर में पराई सी हो गई है। पराई नहीं, अपराधिनी। वो घर के काम काजों में लगी रहती और उसकी बच्ची उपेक्षिता सी एक तरफ पड़ी रोती रहती। आलोक उपेक्षित से देखते हुए निकल जाते। सुधा का मन डगमगाने लगता। सास तो सास, पति भी नाराज है। नाराज ना हूं तो शाबाशी दूं। बड़ा किला फतेह करके दिया है ना तूने। जाने किस किस के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, किस किस के दरवाजे पर नाक रगड़नी पड़ेगी। अपनी माँ पर गई है। सास की मुंह लगी पड़ोसन कह रही थी, एक तो लड़की ऊपर से कम सूरत, मुसीबत ही है। लड़कों का रंग रूप कोई नहीं देखता, पर लड़की तो। सुधा का अपराध बोध और बढ़ गया। बेटी को जन्म देकर वो अपने जैसे स्थान से गिर गई थी। आलोक की इतनी उपेक्षा सहन करना उसके लिए सबसे मुश्किल भरा काम था। उसका एक ही दायरा था, पति की अनुकूलता, उसकी सोच के अनुसार ही ढलना। पति खुश तो दुनिया खुश। उसे आज हैरानी होती है कि निखिल के पापा की बात को वह किस तरह आंखें बंद कर स्वीकार कर लेती थी, किस तरह अपने ममता को अनदेखा कर उनकी इच्छानुसार चलती थी। छोटे भाई की शादी में हो रही फोटोग्राफी में उन्होंने बेटी को गोद में नहीं लेने दिया था। सुधा को कहा, उसे फोटो खिंचवाने लायक बड़ी तो हो जाने दो। गर्दन भी नहीं संभल रही और उसने बिना कोई आग्रह किए बेटी को वहीं बिस्तर पर लिटा दिया। आज उसका फोटो तक नहीं है उसके पास एक भी। उसकी स्थिति किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में फेल हो गए विद्यार्थी जैसी थी। ममता के स्रोत बंद हो गए, छातियां सूख गई, बेटी भी सूखती गई। शायद वह भी माता पिता की उपेक्षा नहीं सहन सकी। इसीलिए एक दिन वह अपनी माँ को ग्लानि और सारे तानों उल्हानों से मुक्त कर गई। कुछ दिनों के लिए
सुधा को लगा कि वह अंदर से खोखली हो गई है। उसमें अब माँ बनने की ना तो क्षमता है, ना ही उसका कोई अधिकार है। लेकिन अनचाहे ही जब गोद में बहुत जल्दी ही निखिल आ गया तो वह बेटी के दुख को पूरी तरह भूल गई। बेटी की याद से हल्की सी दर्द की लहर उठती, जो निखिल की लुभावनी घटनाओं में विलीन हो जाती। लेकिन आज इतने सालों बाद सोया दर्द जाग उठा है। उसे महसूस हो रहा है कि असल में वह अपराधियों का जीवन जी रही है। अपराधी जो भले ही अपने किए को भूल गया हो, पर उसे कभी ना कभी सजा मिलती ही है। सुधा भगवान की भेजी उस पवित्र आत्मा का सम्मान ना कर सकी, तभी तो उसे यह अकेलेपन की सजा मिली है। आलोक के लिए वह हर जरूरत को पूरी करने वाली मशीन, और बहू बेटों के लिए वह सिर्फ घर व किचन संभालने और पोते पोतियों की देखभाल करने वाली औरत है। मम्मी तो जाने कहाँ कब की विलीन हो गई है। शायद तभी जब उसने अपनी बेटी को खो दिया। हाय, कैसी हृदयहीन थी वह। मन में आलोक की मानसिकता का विरोध पालना तो दूर, उसने एक बार भी उलटकर नहीं सोचा कि वह अब सबसे पहले माँ है, एक मासूम बच्ची की माँ। बेटी के लिए कोई भी कठोर हो जाए, पर माँ कैसे कठोर हो सकती है? क्यों क्यों उसने खुद बेटे और बेटी में इतना फर्क किया, जबकि वह खुद एक औरत है। संसार में जितनी भूमिका पुरुष की है, उतनी ही स्त्री की भी है। फिर क्यों बेटी के जन्म पर इतना विषाद, और क्यों इसके लिए सिर्फ माँ ही जिम्मेदार मानी जाती रही है? वह सुधा सचमुच एक हृदयहीन, कमजोर व कठोर माँ माँ जो बेटी के आने पर शर्म और संकोच से भर उठी थी कि बेटी उसके पति और परिजनों को स्वीकार न थी, कि बेटी उसके लिए उपेक्षा व अपमान का कारण बन गई थी। कितनी गलत और कमजोर सोच थी सुधा की। सिर्फ कुछ लोगों की सोच के कारण वह माँ की जिम्मेदारी को ही दरकिनार कर बैठी। उस घटना को याद कर सुधा की आंखें भर आई। खुद को ही हजार बार धिक्कारती रही। आलोक और परिवार से कहीं अधिक दोषी वह खुद है। कैसी औरत है वह, कैसी माँ है। माँ के नाम पर एक कलंक है। मेरी बच्ची, मैं तुझसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरी अपराध क्षम्य है ही नहीं। सुधा अगलानी बोझ से पिघलकर बोल उठी। मैं तुझे संभाल ना सकी, काश तुझे बचा सकती, तुझे छाती से लगाकर पाल पोस कर बड़ी करने का हौसला जुटा सकती, तेरी माँ होने पर गर्व कर सकती, जो मुझे करना चाहिए था। मैं माँ के नाम पर सचमुच एक कलंक हूँ। तेरे पापा को क्या दोष दूँ, जबकि माँ होकर मैं ही मातृत्व ना निभा सकी। मेरी यही सज़ा है कि मैं दूसरों की बेटियों को देख देख कर पछताती रहूं, उनकी अपने माता पिता के प्रति आत्मीयता देख देख जीती रहूं, स्नेहहीन उजाड़ में ही अकेले ही जीवन को ढोते हुए बिना किसी हमदर्द के ही उपेक्षाओं का जहर पीती रहूं, जीती रहूं एक स्नेह और संबल रहित अकेली जिंदगी में, और तुझे खो देने का मूल्य चुकाती रहूं अपना सुकून देकर, याद करती रहूं अपने अपराध को। इससे बड़ी सजा एक औरत के लिए क्या हो सकती है? मेरी बच्ची, मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगी एक कमजोर माँ के रूप में। सुधा ने गहरी सांस लेकर आंसू पोंछे और थकी हारी पलंग पर लेट गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।